नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे जो कि इतिहास में आगे बार बार प्रयोग होंगे और उन शब्दों से हम परिचित होंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि इतिहास की परिभाषा क्या है और इसको कैसे परिभाषित किया गया है। फिर हम देखेंगे कि इतिहास का एक विषय के रूप में कैसे विकास हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि इतिहास के घटक कौन कौन से होते हैं और एडी और बीसी जो ईसवी सन और ईसा पूर्व हैं इसको हम समझेंगे। और इसके बाद कुछ हम समय शब्दावली हैं जो इतिहास में जगह जगह पर प्रयोग की जाती हैं उन पर कुछ चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किसी भी वस्तु का या जो पुरातत्व जो हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनकी तिथि है जो उसको कैसे निर्धारित किया जाता है या उसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं। और फिर हम देखेंगे कि इतिहास का अध्ययन के दृष्टि से इतिहास का जो विभाजन है किस प्रकार से किया गया है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें और हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले कि इतिहास की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम देखें कि जो इतिहास है, इतिहास संस्कृत भाषा के जो इतिहास है ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि तीन शब्दों कौन कौन से इति, हा और आस, इन तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो इति है इसका अर्थ होता है ऐसा ही। इति का अर्थ क्या होता है? ऐसा ही। और जो हा है इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और जो आस शब्द है इसका अर्थ है था। तो जो इतिहास शब्द है इसका ही अर्थ हो गया ऐसा ही, निश्चित रूप से था। मतलब जो भी इतिहास में हम अध्ययन करते हैं उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो निश्चित रूप से घटित हो चुकी हैं, उसी को क्या कहा जाता है? इतिहास। अब इसे हम परिभाषा के रूप में देखें तो अतीत की उन घटनाओं या उनसे संबंध रखने वाले व्यक्तियों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य के लिए कालक्रम के अनुसार जो अध्ययन किया जाता है उसे ही इतिहास कहा जाता है। तो अतीत की उन घटनाओं का या फिर घटनाओं से संबंध रखने वाले व्यक्तियों का हम जो इतिहास है इसमें इनका अध्ययन करते हैं। किस लिए? वर्तमान परिप्रेक्ष्य और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में, ताकि उनका हम अध्ययन करके उनसे कुछ सीख सकें कि जो घटनाएं घटित हुई हैं, यदि हमारे लिए ऐसी घटना या ऐसे जो कार्य किए गए हैं जो कि उपयोगी हैं तो हम उनको फॉलो कर सकें। और यदि ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनसे हमें बचना है तो उनसे हम कुछ सीख सकें। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इतिहास का अध्ययन किया जाता है। और वैसे तो इतिहास की जो परिभाषा है अलग अलग इतिहासकारों ने अपने शब्दों में अलग अलग दी हुई है। हाँ, अब हम बात करते हैं हेरोडोटस की। जो हेरोडोटस हैं इन्हें क्या कहा जाता है? विश्व का प्रथम वास्तविक इतिहासकार। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? विश्व का प्रथम वास्तविक इतिहासकार। और इतिहास को एक विषय के रूप में विकसित इतिहास है जो उसको विषय के रूप में विकास करने में हेरोडोटस का बहुत बड़ा योगदान है और इन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ये फैक्ट तो हमें याद ही रखना है कि इतिहास का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और यदि क्वेश्चन आता है कि विश्व का प्रथम वास्तविक इतिहासकार किसे कहा जाता है तो भी किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। जो हेरोडोटस हैं महान इतिहासकार, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था एशिया माइनर के हेलिकार्नेसस में 484 ईसा पूर्व में। जो एशिया माइनर है ये आधुनिक तुर्की वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हेरोडोटस का जन्म हुआ था। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, इनका ग्रंथ है द हिस्ट्रीज़।
और इसी के अन्य नाम हैं द रिसर्चेस, द इंक्वायरीज और हिस्टोरिया। जो हिस्टोरिया है ये एक यूनानी ग्रीक शब्द है और जो द हिस्ट्रीज, इंक्वायरीज इसी के ही इंग्लिश नाम हैं। तो जो इनकी प्रसिद्ध रचना है हिस्टोरिया, इसका अर्थ ही होता है शोध से प्राप्त ज्ञान। क्या अर्थ होता है हिस्टोरिया का? शोध से प्राप्त ज्ञान। तो हेरोडोटस की जो ये रचना है हिस्टोरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हेरोडोटस हैं इन्होंने ही हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस ने। ये छोटे छोटे से फैक्ट हैं जो कि हमें याद रखने हैं कि हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस ने। और जो इतिहास को पृथक विषय के रूप में जो विकसित भी किसने किया, इसका श्रेय भी किसे जाता है? हेरोडोटस को। क्योंकि इन्होंने, इनका जो ग्रंथ है द हिस्ट्रीज, इसमें इन्होंने इसकी जो रचना की प्रथम बार इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति अपनाई। प्रथम बार इन्होंने जो इतिहास है अपने इस लेखन में इन्होंने मानवीय क्रियाकलापों का अंकन किया और इन्होंने तर्क संगत पद्धति अपनाई और शिक्षाप्रद पद्धति भी इन्होंने अपनाई। और इनकी हिस्टोरिया में ये इन्होंने ये पहली बार ऐसा किया। जो वैज्ञानिक पद्धति और मानवीय क्रियाकलाप, तर्क संगत पद्धति और शिक्षाप्रद पद्धति, इन्होंने पहली बार अपनी जो रचना है द हिस्ट्रीज, पहली बार इन्होंने इनकी इस रचना में ये विशेषताएं मिलती हैं। और इन्होंने जो रचना की, इन्होंने इसमें क्रमबद्ध यूनान और ईरान का जो युद्ध है इसको क्रमबद्ध तरीके से भी इन्होंने पहली बार लिखा। इसके पहले तक किसी भी इतिहासकार ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन इन्होंने प्रथम बार जो यूनान और ईरान का जो युद्ध है इसको पहली बार क्रमबद्ध तरीके से इसकी रचना की और विस्तृत और रोचक विवरण मिलता है इनकी इस रचना में, हिस्ट्रीज़ में। और इसलिए विश्व के प्रथम वास्तविक इतिहासकार जो हेरोडोटस हैं, ये विश्व के प्रथम वास्तविक इतिहासकार कहे जाते हैं। और इनको इतिहास के पिता की जो संज्ञा है, ये इतिहास के पिता भी कहे जाते हैं हेरोडोटस। ये संज्ञा इनको रोमन दार्शनिक सिसरो ने दी थी। किसने दी थी? रोमन दार्शनिक सिसरो ने 106 ईसा पूर्व से 43 ईसा पूर्व के बीच में जो सिसरो हैं इन्होंने इन्हें इतिहास के जनक की संज्ञा दी थी। अब हम देखते हैं कि इतिहास के घटक कौन कौन से हैं। इतिहास के महत्वपूर्ण 4 घटक हैं। कौन कौन से? काल, व्यक्ति, स्थल और घटना। यदि हम काल, इसके पहले घटक की बात करें, काल या समय, तो जो काल या समय है इतिहास का यह एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि कब का जवाब देता है। कब मीन्स यदि किसी भी घटना की बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में आता है हमारे कि ये घटना कब घटित हुई। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें समय से मिलता है कि किस समय, आज, कल, 1 साल पहले, 10 साल पहले। तो ये इसका महत्वपूर्ण घटक हो जाता है समय या काल। और इसमें या फिर तिथि की बात होती है कि कब, कितनी पुरानी घटना है या कोई भी वस्तु, तो इससे हमें इसका जवाब, समय का जवाब मिलता है। और हमारा इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण घटक आता है व्यक्ति। क्या है? व्यक्ति। तो जो व्यक्ति है ये इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। यह कौन, जो कौन, यदि हम बात करें कौन किससे, तो हमें इससे इसका आंसर मिलता है। जब हम यदि हम कहें कि कोई भी बात है, कोई भी घटना है, तो हम ये ज़रूर सोचते हैं कि ये घटना किससे संबंधित है, आखिर किसके साथ ये घटना घटी। तो इतिहास
का जो व्यक्ति है, इसी जो हमारी ये मतलब जिज्ञासा होती है जानने की कि ये घटना किसके साथ घटित हुई, तो इसका आंसर हमें इससे मिलता है कौन। तो ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण घटक है व्यक्ति। इसके बाद आता है स्थल। ये हमारा स्थल है जो इतिहास का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। यदि हम पूछें कहाँ, किस व्यक्ति से संबंधित कौन सी घटना कहाँ पर घटित हुई, तो हमें ये आंसर स्थल से मिलता है। जैसे कि हम किसी भी घटना का जिक्र हो रहा हो, जैसे पानीपत का युद्ध, पाटलिपुत्र, या स्थल, किसी भी स्थल की बात करें तो हमें उस जगह की जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है हमारा चौथा घटक, घटना। ये जो घटक है, ये चौथा और महत्वपूर्ण अंग है। इससे हमें क्या इसकी जानकारी मिलती है? यदि हम कहें कि कोई कि घटना की यदि हम विस्तृत जानकारी की बात करें, तब हमें इसकी जानकारी मिलती है। इतिहास सामान्यतः इतिहास जो उन्हीं घटनाओं को इतिहास में स्थान भी मिल पाता है जिनका ऐतिहासिक महत्व होता है। घटनाएं तो बहुत सारी घटती हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिनका ऐतिहासिक महत्व होता है, जैसे हम बात करें पानीपत की लड़ाई, 1857 की क्रांति, तो ये कुछ घटनाएं ऐतिहासिक हो जाती हैं। तो घटना ये हमारा चौथा महत्वपूर्ण घटक हो जाता है। तो इस प्रकार इतिहास के 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। कौन कौन से? काल या समय, व्यक्ति, स्थल और घटना। यदि हमें इन चारों की जानकारी मिल जाती है तो हमारी जानकारी है वो पूरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर वीसी और एडी, ईसा पूर्व और ईसवी सन, ये क्या होता है? तो हम जगह जगह पर देखते हैं कि जैसे लिखा होता है 500 BC या फिर 500 AD। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो देखिए, जो BC है, हम पहले बात करते हैं BC की। तो BC है जो, इसका मीनिंग होता है बिफोर क्राइस्ट, और AD का मीनिंग होता है एनो डोमिनी, फुल फॉर्म है ये। और इसका मतलब क्या है कि हम यदि समय की बात करते हैं कि तो जो ईसा मसीह हैं, इनका जन्म है जो, इनके जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उनको हम कहते हैं BC या ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं। और यदि हम ईसवी सन में बात करते हैं तो इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं। क्योंकि जब ये टाइम निश्चित लिखने के लिए इनके जन्म को एक कांस्टेंट मान लिया गया, और इनके बाद की घटनाएं और इनके पहले की घटनाएं, इनके बाद से आगे 2, 3 इन घटनाओं को ले लिया गया। वैसे प्रारंभ में माना गया था कि जो ईसा मसीह हैं, इनका जन्म 1 ईसवी को हुआ था, 25 दिसंबर और 1 ईसवी को हुआ था। लेकिन बाद में कुछ जो शोध हुए उससे जानकारी हमें मिली कि इनका जो जन्म है 1 ईसवी को ना हो करके 4 ईसा पूर्व को हुआ था। 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को इनका जन्म हुआ था। लेकिन फिर भी ये जो कैलेंडर है या ईसा पूर्व और ईसवी है, हम इसी को कांस्टेंट मान करके चलते हैं, क्योंकि इसी को कांस्टेंट मान के ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसका विकास भी इसी को मान करके हुआ है। तो यहाँ पर हम 1 मान के चलते हैं, और इससे पहले की जो घटनाएं हैं उसको हम BC लिखते हैं, और बाद की घटनाओं को ईसवी सन या AD के रूप में लिखते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर लिखें 529 AD, तो इसका अर्थ होता है कि ईसा मसीह के जन्म के 529 वर्ष बाद। और यदि इस साइड हम BC लिखते हैं 400 BC, तो इसका अर्थ होता है कि ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पहले की घटनाएं।
ठीक है। जैसे कि यदि हम बात करें कि महात्मा बुद्ध का जन्म है जो कब हुआ था, 400 कि महात्मा हैं इन, चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम बात करें कि महात्मा बुद्ध, तो जो महात्मा बुद्ध हैं, यदि हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 563 BC में। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले, BC का तात्पर्य होता है इनके जन्म से पहले। तो 563 जो ईसा पूर्व हैं, इसमें महात्मा जो बुद्ध हैं इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 483 ईसा पूर्व है जो, इसमें इनको जो इनकी मृत्यु हुई थी, इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो जो 483 ईसा पूर्व हैं, इसमें जो महात्मा बुद्ध हैं इनकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए ये हम यहाँ पीछे से यहाँ पर 563 यहाँ आएगा और 483 इस साइड आएगा। ऐसे ही जैसे हम एक ईस्वी के पास में बढ़ते जाएंगे तो 300, 200 ऐसे आते जाएंगे और आगे हमें 1 मिलेगा और इसके बाद फिर आगे की घटनाएं बढ़ेंगी। तो ये जो बात है BC और AD की, ये हमें बिल्कुल दिमाग में अपने फिट कर लेना है कि ये टाइमलाइन है ये, और इसको बिल्कुल याद रखना है ऐसे। अब हम देखते हैं कुछ समय शब्दावली। समय शब्दावली में जैसे कि दशक, जो दशक है, दशक यदि कहीं दशक लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 10 वर्ष का समय, 10 वर्ष। जैसे कि यदि हम बात करें 20वीं सदी के प्रथम दशक, यदि लिखा है कहीं भी कि 20वीं, अधिकांश जगह लिखा रहता है, पुस्तक में भी लिखा रहता है कि 20वीं सदी ईस्वी के प्रथम दशक। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ, हम इसका क्या मतलब निकालेंगे, तो 20वीं सदी का मतलब हो जाएगा 1901 से लेकर के 1910 तक। मतलब इसके सदी की जो स्टार्टिंग है, इसके प्रथम 10 वर्ष। तो ये दशक का अर्थ होता है। फिर आगे हम देखते हैं सदी या शताब्दी। तो सदी या शताब्दी का जो अर्थ है वो, जैसे कि हम बात करें 20वीं सदी ईस्वी के 5वें दशक का अर्थ, 5वें हाँ, इसी में यदि हम अगले दूसरे तीसरे, तो ये हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे ये पहला दशक हो गया, दूसरा 1920 वाला, ठीक है, और आगे ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे। ये हमारी एक सदी हो गई। सदी में कितने वर्ष होते हैं, 100 वर्ष। अब प्रथम दशक की बात करें तो हम पहले 10 साल लेंगे, दूसरे दशक की बात करें तो ये 19 अगले 10 वर्ष हैं जो हम वो ले लेते हैं। तो इसका जो अर्थ है ये 10 साल से लिया जाता है। और जो सदी या शताब्दी का जो अर्थ है उसमें 100 वर्ष शामिल होते हैं, तो इसे हम एक सदी या शताब्दी वर्ष कहते हैं। अब यदि जो लिखा होता है कि सदी के पूर्वार्ध में, या फिर कहीं बहुत जगह लिखा रहता है कि 5वीं सदी के पूर्वार्ध में, या फिर 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, या उत्तरार्ध में। तो जो सदी है या शताब्दी, इसमें 100 वर्ष होते हैं। अब यदि पूर्वार्ध कहा, मान लीजिए यदि हम इन 100 वर्षों की बात करें और सदी के प्रथम जो हाफ है, फर्स्ट हाफ है, पूर्वार्ध की बात करें तो उसमें हम पहले 50 वर्ष लेंगे, और यदि उत्तरार्ध बोलते हैं तो आखिरी के 50 वर्ष की बात कर रहे होते हैं उत्तरार्ध में। और यदि सहस्त्राब्दी की बात की जाए तो इसमें 1000 वर्ष की बात होती है। कहीं कहीं सहस्त्राब्दी यदि लिखा है तो इसका मतलब है पूरे 1000 वर्ष की बात हो रही है।
अब हम बात करते हैं कि हमें जो कोई भी वस्तुएं होती हैं या पुरातत्व जो हमें सामान प्राप्त होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं, उनकी जो तिथि है वो निर्धारित कैसे की जाती है कि कोई भी वस्तु कितने वर्ष पुरानी है। जैसे कि हमें सिंधु सभ्यता के जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, अब हम कैसे उनका जो अंदाज़ा लगाएंगे या कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो वस्तुएं हैं, ये जो जीवाश्म हैं जो हमें मिले हैं, वह कितने वर्ष पुराने हैं। तो ये निर्धारित करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होती हैं, कुछ विधियां होती हैं। और तिथि निर्धारण पद्धति को की जो मेथड होती हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है रिलेटिव डेटिंग मेथड, सापेक्ष तिथि निर्धारण पद्धति, या फिर रिलेटिव डेटिंग मेथड, और दूसरी है एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, या फिर निरपेक्ष तिथि निर्धारण पद्धति। जो रिलेटिव डेटिंग मेथड है, जो इसमें ये जो पद्धति है, इसमें किसी के सापेक्ष या फिर तुलना के आधार पर वस्तु की जो तिथि है वो निर्धारित की जाती है, और उसे हम सापेक्ष तिथि निर्धारण पद्धति कहते हैं। और इसमें इसके जो हैं बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि टाइपोलॉजी, जो टाइपोलॉजी हो गया, और भूआकृति विज्ञानी पद्धति हो गई, पुराजीव विज्ञान हो गया, पुष्प परागकण, इनके अध्ययन के आधार पर तिथि निर्धारित की जाती है। लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट ये विधियाँ नहीं हैं। अब हम यदि बात करें एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड या फिर निरपेक्ष तिथि निर्धारण पद्धति, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट विधियां हैं, हमें उनकी चर्चा करनी है। तो इसमें क्या है, जिस पद्धति में निरपेक्ष रूप से तिथि है जो उसका निर्धारण किया जाता है, उसे निरपेक्ष तिथि निर्धारण या फिर एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड कहा जाता है। और इसमें भी बहुत विधियां हैं, जैसे कि वृक्ष वलय, या फिर इसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है, जिसमें कि हम वृक्ष हैं जो ये जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, इसमें हम जो वृक्ष हैं उनकी आयु पता कर सकते हैं। जैसे पुराने वृक्ष हैं, यदि उनको काटा जाए तो जो वृक्ष होते हैं उनमें हमें रिंग बने हुए मिलते हैं ऐसे, और ये विधि कहलाती है वृक्ष वलय काल अनुक्रम विधि या फिर डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो इससे जो ट्री रिंग डेटिंग है, इससे हमें जो वृक्ष हैं इनकी आयु पता चलती है, और इससे हम केवल 2 से 3 हज़ार वर्ष पुराने वृक्ष हैं जो उनकी आयु पता कर सकते हैं। और एक विधि ऐसे ही इसमें एक अन्य विधि होती है ऊष्मा दीप्ति तिथि निर्धारण। और इससे क्या होता है कि जो आग में पकाई गई वस्तुएं हैं, मृद भांड, जो आग में पके हुए बर्तन होते हैं, खिलौने, जो कि हमें साक्ष्य के तौर पर प्राप्त हो जाते हैं, तो उनकी जो तिथि है उसको इस विधि के द्वारा ऊष्मा दीप्ति तिथि निर्धारण विधि के द्वारा हम उन वस्तुओं की जो तिथि है वो निर्धारित करते हैं। इसके बाद आती है रेडियो मापीय तिथि निर्धारण पद्धति। जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है और हमें इसी के विषय में चर्चा करनी है। इसमें क्या होता है कि कुछ तत्व होते हैं जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, तो उनके आधार पर क्या होता है, हम वस्तुओं की तिथि को निर्धारित करते हैं। अब इसमें जैसे कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति, पोटेशियम आर्गन तिथि निर्धारण पद्धति, थोरियम लेड तिथि निर्धारण पद्धति, यूरेनियम लेड तिथि निर्धारण पद्धति आदि, इसमें ये सारी मेथड इसमें शामिल होती हैं। तो हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं जो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति है और पोटेशियम आर्गन तिथि निर्धारण पद्धति है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कार्बन डेटिंग मेथड है, जो इसके द्वारा जो वस्तुएं हैं उनकी तिथि कैसे निर्धारित की जाती है। तो जो कार्बन 14 या कार्बन डेटिंग मेथड है,
इस मेथड है इसका विकास अमेरिकी रसायन शास्त्री विलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने इसका विकास किया था। किसने किया था? अमेरिकी रसायन शास्त्री विलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने 1940 ईस्वी में इन्होंने जो इस मेथड का विकास किया था। कब किया था? 1940 ईस्वी में। इन्होंने विकास तो 1940 ईस्वी में ही कर लिया था, लेकिन इन्होंने सार्वजनिक इसे 1947 ईस्वी में किया था। तो इस मेथड का जो विकास करने का जो श्रेय है इन्हें जाता है अमेरिकी रसायन शास्त्री विलार्ड फ्रैंक लिब्बी को। और इसके लिए इन्हें 1960 ईस्वी में, कब? 1960 ईस्वी सन में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जो ये अमेरिकी रसायन शास्त्री हैं विलार्ड फ्रैंक लिब्बी। इस मेथड के विकास के लिए इन्हें 1960 ईस्वी में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अब हम देखते हैं कि जो कार्बन मेथड होती है, कार्बन डेटिंग मेथड होती है, इसके द्वारा आखिर हम जो वस्तुएं होती हैं उनकी तिथि कैसे निर्धारित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्या होता है, पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु, जो जीवित पेड़ पौधे या जीव जंतु क्या करते हैं, जब ये जीवित होते हैं अपने जीवन काल में ये क्या करते हैं, कार्बन का अवशोषण करते हैं या फिर कार्बन को वातावरण से ग्रहण करते रहते हैं, चाहे पेड़ पौधे हों या फिर जीव जंतु हों। तो ये वातावरण से कार्बन को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो कार्बन को, अब यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? 2, कार्बन 12 और कार्बन 14। समस्थानिक का मतलब होता है कि इनका जो क्रमांक ये तो सेम होता है, इनका जो भार होता है ये अलग अलग हो जाता है। ये तो कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, ये बात बस आप याद रखिए, कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है। इसमें से क्या होता है, जो कार्बन 12 है ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है, लेकिन जो कार्बन 14 है, कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव होने का मतलब है कि कोई भी तत्व अपने में से कुछ विकिरण निकालता रहता है। क्या करता है? अपने में से कुछ विकिरण उत्सर्जित करता रहता है। तो कार्बन के जो 2 समस्थानिक हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, इनमें से कार्बन 12 तो रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन कार्बन 14 रेडियो एक्टिव एक तत्व है। ये अपने में से कुछ विकिरण क्या करता है, उत्सर्जित करता है। लेकिन कब? देखिए, हमने अभी देखा कि पौधे या फिर जीव जंतु जब जीवित होते हैं तो अपने जीवन काल में ये क्या करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं वातावरण से। अब जब ये कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसमें कार्बन 12 भी होगा और कार्बन 14 भी होगा। और जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो इनके जीवन काल में जब ये जीवित रहते हैं तब तो दोनों की, कार्बन 12 और कार्बन 14, इनका अनुपात सेम होता है, 1.1, इनकी मात्रा समान होती है। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, तो क्या होता है, जो कार्बन 14 है ये अपने में से कुछ विकिरण उत्सर्जित करने लगता है। और इन्हीं की मात्रा में जो ये अंतर आता है, इनके जो रेशो में अंतर आता है कि मृत्यु के बाद ये कार्बन 14 है जो इसकी मात्रा कम होने लगती है। तो इससे कंपेयर करके उस वस्तु की तिथि निर्धारित की जाती है। और इसके द्वारा वनस्पति अवशेष जैसे कोयला हो गया, काष्ठ कोयला, और पादप अवशेष जैसे बीज आदि, जंतु अवशेष, जीवाश्म, हड्डी, शंख, सेल आदि की तिथि इनसे आसानी से ज्ञात की जा सकती है। और जिस वस्तु में जो कार्बन 14 है की मात्रा जितनी कम पाई जाती है वह वस्तु उतनी ही प्राचीन होती है। कार्बन 14 जितना ज़्यादा उत्सर्जित हो जाएगा तो वस्तु में वह उतना ही कम होगा, और उससे ये पता चलता है कि यह वस्तु कितने वर्ष पुरानी है। तो इस प्रकार से जो कार्बन डेटिंग मेथड है इसका काम होता है। और इसके द्वारा
लगभग 60,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं की आयु है जो वो निर्धारित की जा सकती है। कितनी पुरानी? 60,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं की ही तिथि निर्धारित की जा सकती है। इसके बाद आती है जो दूसरी मेथड, रेडियो एक्टिव जो मेथड है उसमें आती है दूसरी, वो क्या है? पोटेशियम आर्गन तिथि निर्धारण पद्धति। इसमें क्या होता है कि जो पोटेशियम है, जो ये विधि है, जो पोटेशियम आर्गन तिथि निर्धारण पद्धति है, इसका जो विकास है डब्ल्यू जेंटवर ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू जेंटवर ने इस जो मेथड है, इस मेथड का विकास किया था। किसने? डब्ल्यू 1950 के दशक में, मतलब 1950 से 60 के बीच में इन्होंने इस मेथड का क्या किया था? विकास किया था। और ये जो मेथड है इससे 30,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं से लेकर के 30 करोड़ वर्ष पुरानी, कितनी? 30 करोड़ वर्ष पुरानी वस्तुओं की जो तिथि है वो निर्धारित की जा सकती हैं। लेकिन यदि वस्तुएं 30,000 वर्ष पुरानी हैं तो उनके लिए ये जो तिथि है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, कार्बन जो पोटेशियम आर्गन तिथि निर्धारण पद्धति है। लेकिन इससे बहुत पुरानी, लगभग 30 करोड़ वर्ष पुरानी जो वस्तुएं हैं उनकी भी जो तिथि है निर्धारित की जा सकती है। जैसे ज्वालामुखी चट्टानें हो गई या उनकी राख हो गई, इनकी जो तिथि निर्धारण होता है उसके लिए ये विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि जो रेडियोधर्मी पोटेशियम है, जो पोटेशियम है ये क्या है? ये एक रेडियोधर्मी है। और जब इसमें से विकिरण कुछ निकलते रहते हैं तो इनके विघटन से क्या बनता है? आर्गन बनता है। और इसी विघटन की दर का पता करके, जो कि पोटेशियम के विघटन से कितना विघटन हुआ और कितना ये बना, इस विघटन की दर को पता करके जो वस्तुएं हैं या जिनकी तिथि निर्धारित की जा रही है उसकी तिथि का पता लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं इतिहास के विभाजन की, कि इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है इसका जो टाइम पीरियड है वो है 30 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसका अध्ययन करते हैं हम 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसको हम जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। और ऐतिहासिक काल का अध्ययन 600 ईसा पूर्व से अब तक। अब यदि प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसमें उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिसका कि कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जब मानव विकास कर ही रहा था लेकिन उसके पास कोई लिपि नहीं थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी जिसे कि उसने लिखकर छोड़ा हुआ है और हम उसका अध्ययन करके हम मानव के बारे में जान सकें, तो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। और उस समय के काल को हम अध्ययन करते हैं प्रागैतिहासिक काल में। उस समय हमें केवल उनके उपकरण ही प्राप्त होते हैं और उस समय जो मानव है अधिकांश पाषाण पत्थर के उपकरण उपयोग किया करता था। तो इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल है जो, इसमें हम उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जब तक जो मानव है उसने लिखना सीख लिया था, उसके एक लिपि थी उसने, और हमें वो प्राप्त भी हुई है, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और ऐसी जो इसके अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सिंधु सभ्यता का। क्योंकि सिंधु सभ्यता की हमारे पास लिपि उपलब्ध है लेकिन उसका अभी तक अध्ययन नहीं किया जा सका, उसे हम अभी तक नहीं पढ़ सके हैं। तो ऐसी घटनाएं या ऐसा टाइम जिस समय की हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उसका अध्ययन किया जाता है आद्य ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल
इसका हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा चुका है। इसमें कुछ भी जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, कुरान, वेद, जो कि हमारे पास लिखित हैं और उनसे हमें ऐतिहासिक जानकारी है जो वो प्राप्त होती है। उस टाइम पीरियड का अध्ययन करते हैं हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो ये है इतिहास का विभाजन अध्ययन की दृष्टि से। अब हम जो भारतीय इतिहास पढ़ने वाले हैं, तो भारतीय इतिहास का अध्ययन है जो वो हम करेंगे 3 पार्ट में: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में हम आरंभ से लेकर के 647 ईस्वी तक की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जो 647 ईस्वी तक अर्थात पाषाण काल से लेकर के हर्षवर्धन की मृत्यु तक की जो घटनाएं हैं वो हम प्राचीन भारत के अंतर्गत उनका अध्ययन करेंगे। और मध्यकालीन भारत, इसमें 647 जो ईस्वी है, इससे 1757 ईस्वी तक की घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे। अर्थात हर्षवर्धन की मृत्यु से प्लासी के युद्ध तक की घटनाओं का अध्ययन है जो वो मध्यकालीन भारत में करेंगे। और आधुनिक भारत में 1757 से लेकर के अब तक की घटनाओं का, आधुनिक भारत में सभी ये घटनाएं शामिल हो जाएंगी। अर्थात प्लासी के युद्ध से अब तक की घटना, इनका जो अध्ययन है वो आधुनिक भारत के अंतर्गत किया जाएगा। अब हम अपनी अगली वीडियो में प्राचीन भारत पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत हम प्रागैतिहासिक काल, सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे। हम देख चुके हैं कि प्रागैतिहासिक काल है जो, इसके अंतर्गत हम किन घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अधिकांश पाषाण काल का, जब मानव है जो, मानव के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, लिपि नहीं थी, लिखना भी नहीं जानता था, तो उस समय हम उपकरणों के पहचान के आधार पर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आखिर मनुष्य कैसे रह रहा होगा। तो प्रागैतिहासिक काल, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सिंधु सभ्यता का, फिर वैदिक संस्कृति का, महाजनपद काल का, मौर्य काल का, इसके बाद हम मौर्योत्तर काल या गुप्त पूर्व काल, फिर गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल या वर्धन वंश। तो इतनी घटनाओं का अध्ययन हम प्राचीन भारत के अंतर्गत करेंगे। और कल के वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे कि आखिर प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, आखिर मानव है जो कैसे अपना जीवन व्यतीत करता था। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे, जिनसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में बन जाते हैं। तो आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।